कल कहाँ तक क्लियर किया था हमने? हाँ, लाइबिलिटीज़ हमारे हो गए, एसेट्स हमारे हो गए, और साथ में इसका कैपिटल भी हो गया। ठीक है, अब हम आज जो बात करेंगे ना वो करेंगे गुड्स। ठीक है, हर एक बिजनेस जो भी डील करता है ना, या तो गुड्स के साथ करता है या सर्विसेज के साथ करता है। ठीक है, हमारे पास या तो गुड्स होती है या तो सर्विसेज होती है। ये जब आप गुड्स सेल करेंगे या सर्विसेज आप रेंडर करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको फिर रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर जिससे आपका प्रॉफिट भी होता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे पहले जो गुड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं डीलिंग आइटम्स। ठीक है, डीलिंग आइटम्स। और गुड्स का तो कोई अकाउंट्स में हमारे पास प्रॉपर टर्म यूज़ नहीं होती है, हम कहीं पे गुड्स अकाउंट यूज़ नहीं करते, या गुड्स रिलेटेड हम कोई भी आपको अकाउंटिंग में एंट्री देखने को नहीं मिलेगी। फिर क्या होता है, गुड्स से जो एसोसिएटेड इवेंट्स होते हैं वो चीज़ें अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। गुड्स में आपको अपने गुड्स से रिलेटेड स्टॉक भी हमारे पास होता है ना, बल्क क्वांटिटी में जो गुड्स हमारे पास होते हैं अवेलेबल फॉर सेलिंग पर्पस, वी कॉल इट एज स्टॉक। इसमें मैंने आपको समझाया था परसों, ये ओपनिंग और क्लोजिंग तो हमने क्लियर किया था, ओपनिंग कहाँ पे यूज़ होता है, क्लोजिंग कहाँ पे यूज़ होता है। तो अब स्टॉक क्या होता है? बेसिकली ये बल्क क्वांटिटी ऑफ द गुड्स होते हैं विच आर अवेलेबल फॉर सेल। अब किसी जगह पे अकाउंट्स में स्टॉक अकाउंट कोई देखेंगे नहीं, स्टॉक अकाउंट, बात समझ आ रही? जैसे कि अभी तक जितने भी हमने टर्म्स पढ़ी ना, उससे रिलेटेड हर एक का अकाउंट बनेगा। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एसेट्स पढ़े है ना, और एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उससे हर एक का अपना अपना अकाउंट बनेगा। अकाउंट वो चीज़ होता है ना जो जिसकी एंट्री होगी, एंट्री मैंने समझाया था पिछले क्लास में। इसी तरीके से हमारे पास लायबिलिटीज थी, जितनी भी टाइप्स लायबिलिटीज की होगी एक्सेप्ट कंटिजेंट लायबिलिटी, हर एक का अकाउंट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो कैपिटल से भी एसोसिएटेड हमारे पास टर्म्स होती है वो भी हमने कवर की, इससे भी रिलेटेड अकाउंट बनेगा। लेकिन जो ये गुड्स है, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं बनता, गुड्स से रिलेटेड कोई उसके नाम का कोई अकाउंट नहीं बनता। या स्टॉक हम देखेंगे, ये भी कोई अकाउंट। फिर गुड्स से रिलेटेड क्या रिकॉर्ड किया करेंगे? गुड्स से रिलेटेड जो है, इससे जो एसोसिएटेड इवेंट्स होती है, हम उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। आपको बात समझ आई? आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, बात समझ आ रही? अकाउंट सेपरेट नहीं बनता है लेजर में इनका, बात समझ आ रही? उसका फिर मैं रीजन भी बताऊंगा। पहले आपने क्या याद रखा, अकाउंटिंग में जिस चीज की भी हम बात करेंगे, हम कहेंगे रहीम उस अकाउंट, इसका अकाउंट बन गया ना, रहीम आया अकाउंट बन गया। हमारे पास ट्रांजैक्शंस में जो जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं या जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, उन हर एक चीज का बाज़ाबिता अकाउंट बनेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि गुड्स जो आपके पास है इनका कोई अकाउंट नहीं है, बात समझ आ रही? अब गुड्स तो हमारे पास होते हैं क्या, जो बल्क क्वांटिटी में होते हैं उसको स्टॉक कहते हैं, या दूसरा नाम मैंने क्या कहा था इसका, इन्वेंट्री। एक और भी नाम कहा था, शाबाश, मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज भी कहते हैं। तो आपके पास जो भी बल्क क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल होते हैं फॉर सेल पर्पस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, या कहेंगे इन्वेंट्री या देखेंगे मर्चेंडाइज। इससे रिलेटेड कोई नाम का अकाउंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको बात समझ आई? क्लियर हुआ? अब फिर क्या होगा, हमें गुड्स से रिलेटेड जो अब देखना है ना, हमें गुड्स से रिलेटेड जो एसोसिएटेड एंट्रीज है वो देखनी है। ठीक, इसमें सबसे पहले जो एसोसिएटेड एंट्री गुड्स के साथ होगी, दैट्स कॉल्ड परचेज। बात आपको समझ आई? दूसरी जो एसोसिएटेड हमारे पास होगी ना टर्म गुड्स के साथ, वो है सेल्स। ठीक है, एक और टर्म हम इसमें लेते हैं, वो है परचेज रिटर्न्स। और एक चीज हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज सेल्स रिटर्न्स। ये सारी चीजें एसोसिएट किसके साथ कर दिए? पहले ही आपने क्या याद रखा, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं बनता, बात समझ आ रही? अब स्टॉक अगर है उसका भी सेपरेट कोई अकाउंट नहीं बनता, बात आपको समझ आई? और आप इन्वेंट्री उसके को है या मर्चेंडाइज का है, अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट जो इसके साथ एसोसिएटेड चीजें होगी उनका बनेगा। उसमें क्या आता है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब हम पहले ये टर्म्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हमें, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप गुड्स के साथ डील करते हैं। ठीक, पहले मैंने क्या कहा, या तो आप गुड्स के साथ डील करोगे या तो आप सर्विसेज के साथ डील करोगे। बिजनेस में आपको होना चाहिए ना जिसके साथ आप डीलिंग आपकी हो, या तो सर्विसेज या तो आपके पास होंगे क्या, गुड्स। बात समझ आई? आपको समझना है ऐसे कि अब हम अगर गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है,
जो हमारे पास क्या है, गुड्स। क्लियर। अब इसमें पहला हमने क्या यहां पे लिखा, परचेज। ठीक। देखो जी, बिजनेस आप करते होंगे, या तो आप प्रोडक्शन करते होंगे खुद, बात समझ आई, फिर उसके बाद सेल करते होंगे, या तो आप खुद परचेज करते होंगे किसी और से, फिर उसके बाद सेल करेंगे। बिजनेस में तो यही करना ना, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। बात समझ आ रही, हम उसी डेफिनेशन पे। अब यहां पे करेंगे क्या, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स देन सेल ऑफ द गुड्स। बात समझ आई। तो ये दोनों जो है ना, इनका ताल्लुक भी गुड्स के साथ है, यहां पे भी इनका ताल्लुक गुड्स के साथ है। अब जो गुड्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं ना, वो सारे हम कंज्यूमर गुड्स फिलहाल मानते हैं। टाइप ऑफ गुड्स हमारे पास होता है, वो आपको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना, हमारे पास कैपिटल गुड्स भी होते हैं। ठीक है, यहां पे जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो क्या है, वो है कंज्यूमर गुड्स। बात आपको समझ आई। तो अब हमारे डीलिंग आइटम्स जो है वो क्या है, गुड्स। हम मान लीजिए अब क्या कर रहे हैं, हम अब गुड्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम परचेज कर रहे हैं। बात समझ आ रही। दैट मीन्स वी आर इन्वॉल्विंग इन अ ट्रेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड बिजनेस। आपको बात समझ आ रही। बिजनेस में आपको ट्रेड भी इंक्लूड होता है। बात समझ आ रही। यहां पे अगर कोई बंदा प्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद सेल करेगा, बात आपको समझ आ रही, तो वो ट्रेड नहीं करता, वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड एज वेल। बात को आप समझ। ये जो बंदा ट्रेड कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। बात समझ रही। पहले खुद खरीद रहा है, फिर किसी को बेच रहा है। बात आपको समझ आई। सो बाइंग एंड सेलिंग में क्या आएगा, ट्रेड। सो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी आए, बात समझ आ रही, देन सेल हो, वो इज वी कॉल इट एज अ बिजनेस। सो बिजनेस, एवरी ट्रेड इज नॉट अ बिजनेस, बट एवरी बिजनेस इज। बात आपको समझ आई। अब देखेंगे हम यहां पे कि आपने पहले क्या करना है, परचेज करना है। क्या करना है, परचेज। परचेज हम यूजुअली कहां से करेंगे, हम करेंगे बेसिकली जो हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस होगा, जो हमारे पास रेंज ऑफ बिजनेस होगा, वो हमसे हायर लेवल का होगा। सिंपल टर्म्स में अगर हम रिटेल कर रहे हैं, रिटेल मीन्स कश्मीर में परचून। ठीक। हम लाएंगे माल कहां से, हम दूसरे रिटेलर से मत खरीदेंगे, हम खरीदेंगे जो हमसे एक स्टेप बड़ा होगा, तो वो होगा होलसेलर। तो इन सिंपल टर्म्स में हम उसको बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलेंगे, सप्लायर कौन होता है, जो हमें गुड्स प्रोवाइड करता है। बात समझ आ रही, जिससे हम माल खरीदते हैं। बात आपको समझ आ रही, क्योंकि ये सप्लायर जो है ना, आपके बिजनेस से लेवल आप उसकी बड़ी है ना। आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं उसी लेवल पे आप दूसरे से मत खरीद सकते। मैं फॉर एग्जांपल रिटेलर हूं, मैं दूसरे रिटेलर से खरीदूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें, कुछ भी नहीं। तो मुझे होलसेलर से जो होगा ना मिलेगा, वो मोस्टली मुझे क्या मिलता होगा, वो कम दाम में मिलता होगा। फिर उसके बाद में उस पर क्या कमाता हूं, प्रॉफिट। आपको मेरी बात समझ आ रही, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। तो अब परचेज मैंने किया किससे, या सप्लायर हम नाम देंगे। बात आपको समझ आ रही। ये परचेजेस ना आप दो किस्मों की करोगे, वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। ये परचेज आप दो किस्मों के करेंगे, एक कहलाएगा कैश परचेजेस और दूसरा क्रेडिट परचेज। ठीक है, परचेज आप कर रहे हो गुड्स, ठीक है, या तो क्या करोगे आप, हाँ, आपने माल सप्लायर से उठाया और उसी समय आपने उसको इंस्टेंट पेमेंट की, तो वो क्या कहलाएगा, कैश परचेजेस। बात आपको समझ आई। अब दूसरी भी परचेज हम कर रहे हैं सप्लायर से। बात आपको समझ आ रही। यहां पे आपने जो सप्लायर से परचेज की, ठीक है ना, उसको आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसको आप क्या दे रहे हो, यहां से, वहां से तो आपने गुड्स लिए, यहां से क्या दोगे, वेरी गुड। जो हमने पढ़ा था, हम यहां से उसको प्रॉमिस करते हैं। बात आपको समझ आ रही। वो क्रेडिट वर्दीनेस पर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल तक भी आपको वो क्रेडिट पे माल देगा। कोई होता है ना ऐसा जो बिजनेस में कहता है वह 2 करोड़ माल तुलित मार्केट में, क्योंकि उसको होती है ना ऐसी क्रेडिट वर्दीनेस। बात समझ आ रही कि नहीं। तो अब यहां पे हमारे पास जो कैश परचेजेस है, उस समय आपने क्या की, आपने सप्लायर को उसी समय पेमेंट दी और उसने आपको डिलीवर क्या किए, गुड्स। बात समझ आ रही। सो वी कॉल इट एज कैश परचेज। सो कैश परचेज अगर आपको मैं सिंपली कहूं आपने किससे की, तो आपने क्या कहा, हमने सप्लायर से ली। बात आपको समझ आई। अब आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज। क्या आप उसको उस समय पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे। तो अब यहां पे जो कि सप्लायर है ना, इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं क्रेडिटर, जो आपने पढ़ा करंट लायबिलिटीज में। आपको अब बात समझ आ रही। यही सप्लायर अब क्या कहलाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर अब कौन है, क्रेडिटर असल में वो सप्लायर है जिससे हमने उधार पे माल लिया है, हम उसके कर्जदार हो गए, हमें हमारे बिजनेस को इसके हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गई, हमें ना आने वाले टाइम में इसको पे करना है। वो याद करे कि मैंने क्या कहा था, जब आपको पता होगा हमें फ्यूचर में किसी को पे करना है,
बात समझ आ रही? तो आपके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, या आपके ऊपर क्या बनती है? लायबिलिटी। अगर उसका टाइम पीरियड क्या होगा? करंट ईयर, या हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, या हमारे पास 1 ईयर, या जो हमारे पास करंट अकाउंटिंग पीरियड होगा, वो मैंने क्या कहा था? करंट। अब मुझे बताइए, क्रेडिटर को आप कितने देर तक वेट करवाएंगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल मत करवाएंगे, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर पे करना है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज अ सन्ड्री, वी कॉल इट एज क्रेडिटर। क्या हम इसको बोलते हैं? शाबाश। क्रेडिटर किस कैटेगरी में अब आएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की कैटेगरीज आपने पढ़ी, शाबाश। इवन हमारे पास मत आएगा इसमें, क्या बोलते हैं इसको? नॉन करंट में। ये किस में आएगा? सो ये हमारे पास क्या है? करंट लायबिलिटी। आपको बात समझ आई? मुझे बात समझ आप। अब मुझे बताइए कि आप इसको आने वाले टाइम में हमें क्या करना है? पे। तो ये हमारी अब बन गई लायबिलिटी। और कौन सी कैटेगरी की लायबिलिटी? आपको बात समझ आई? अब देखिएगा, अब हमारे पास बिजनेस में यहां पे आप टर्म कैश परचेजेस के समय क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे। बात समझ आ रही? यहां पे हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे? हाँ, जब आप क्रेडिट पे लेंगे तो हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलेंगे? आपको बात, यहां पे हम क्रेडिटर वर्ड यूज, क्योंकि यहां पे तो आपकी कोई लायबिलिटी बनी ही नहीं। क्रेडिटर क्या होती है? आपकी लायबिलिटी। आपको समझ आया? तो अब आने वाले टाइम में आप उसको क्या करेंगे? पे करेंगे। यहां तक हमें समझ लिया। अब हमारे पास बिजनेस में मत एक ही क्रेडिटर हो सकता है, या एक ही सप्लायर से मत हम माल लेंगे, हम बहुत सारे सप्लायर से माल लेंगे। बात आपको समझ आ रही? हमारे पास क्रेडिटर एक है ए, क्रेडिटर दूसरा है बी, सी, इन सब का हमें अकाउंट मेंटेन करना है। मैंने पहले ही क्या कहा लेक्चर में कि गुड्स से रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं बनता, स्टॉक का भी कोई अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन अकाउंट अलग से नहीं बनता। बात आपको समझ आ रही? तो अब फिर गुड्स से रिलेटेड जो भी इवेंट्स एसोसिएटेड होती है उनके अकाउंट बनते हैं। क्लियरली बात समझ आई? अब हमारे पास एक क्रेडिटर है ए, दूसरा क्रेडिटर है बी, तीसरा क्रेडिटर है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपको बात समझ आई? क्लियर? टर्म क्लियर हो गई क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नाउ व्हाट? इट्स अ करंट लायबिलिटी। आपको बात समझ आई? क्लियर? तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि हमारे बिजनेस की जो टोटल परचेजेस है, क्या है? टोटल परचेजेस। ये टोटल परचेजेस किसके बराबर है? ये बराबर है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो हमारे पास टोटल परचेजेस कितने होती है बिजनेस में? क्योंकि कुछ तो आप कैश पे भी करते होंगे, कुछ क्रेडिट पे भी करते होंगे। जब आपने कैश पे परचेजेस की, आपने उसको सप्लायर खाली नाम दिया, और जिससे आपने क्रेडिट पे परचेजेस की उसको आप उसको कलेक्टिवली क्या कहोगे? और उसका स्टेटस अकाउंट में क्या माना जाता है? करंट लायबिलिटी। यहां तक क्लियर? पहली टर्म आई अब समझ? परचेज। परचेज के साथ एसोसिएट किसको किया हमने? क्रेडिटर को। क्रेडिटर किस कैटेगरी में आ गई? शाबाश। अब देखिएगा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ गुड्स लाए, ठीक है? जब भी आप गुड्स लाते हैं ना सप्लायर से, तो पहले उन गुड्स को हम इंस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो गुड्स आपने वहाँ से खरीद के लाए हैं उनमें कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, उसमें कोई ब्रेकेज हो सकती है ना? या कोई आइटम ऐसा है जो ऑलरेडी एक्सपायर हुआ है, या कोई ऐसा आइटम हमें सप्लाई में आया है जो हमने ऑर्डर किया ही नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? फौरन उसको वापस करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो माल हमें बाज़ाबिता उसको रिटर्न करना है। किसको? सप्लायर को। बात समझ आ रही? जो वो सप्लायर फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बैठा है, आपने यहां से उसको गुड्स वापस रिटर्न की। बात आपको समझ आ रही? लेकिन आपको कुछ रीजन भी उसको बताना होगा ना। ये जो गुड्स आप वापस रिटर्न कर रहे हो, बात आपको समझ आ रही है? जो आप रिटर्न उसको वापस गुड्स कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, और हमने कब माल आपसे लिया होगा, हम उस बिल की रेफरेंस इसमें देंगे। मान लीजिए हमने क्या किया था, हमने 1 जनवरी पे 2025 पे कुछ गुड्स लिए थे, समझ आई? एक सप्लायर जो दिल्ली में बैठा है, इससे हमने क्वांटिटी 100 आइटम्स ली, 100 ली थी, ठीक है? 100 आइटम्स। इसमें 5 आइटम्स जो है ना उसमें ब्रेकेज आई है। अब हम ये 5 आइटम्स अपने पास थोड़ी रखेंगे, हम क्या करेंगे? हम सप्लायर को रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है? तो उस समय जब ये 5 आइटम्स मान लीजिए उसके पास पहुंचे, उसको भी बहुत सारे अपने कस्टमर्स होंगे उस सप्लायर को। जब वो 5 आइटम्स उसको पहुंचे तो ये उसको पता भी चलना चाहिए ना कि क्यों वापस आए। बात आपको समझ आई? इसके लिए याद रखिएगा, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जो हम प्रिपेयर करते हैं। कौन? हम बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, और उसमें मेंशन करते हैं
कि जो हमने ये माल फलानी डेट पे लिया था, इतने आइटम्स लिए थे, और उनका जो रीजन है वो उसमें मेंशन करते हैं। बात आपको समझ आई? उसमें हम एक नोट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? आपको बात समझ आई? क्लियर? जो भी आप हमें पढ़ना है आगे अकाउंटिंग के वाउचर्स, बात समझ आ रही? हर एक अकाउंटिंग एंट्री तभी होती है जब उसमें हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होगी, कोई ना कोई प्रूफ होगा। फर्ज करते हैं आप मेरे बिजनेस में बिजनेस कर रहे हो, आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूं लिखो 5 लाख की सेल्स, लिखो 10 लाख की परचेज, आप उठोगे और लिखोगे। बात समझ आई? हो सकता है रियलिटी में हुआ ही नहीं हो। एज एन अकाउंटेंट आपको अकाउंटेंसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। बात समझ आ रही? हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ऐसे ही छेड़ छेड़ के बता दिया, लेकिन हमने इन डिटेल भी उनको देखना है। वहां पे एक प्रिंसिपल अकाउंटेंसी का है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, वो कहता है तब तक कोई चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड न करो, तब तक कोई चीज अकाउंटिंग की एंट्री न करो, जब तक कि आपको उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, जब तक कि उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो। बात समझ आ रही? सो हर एक एंट्री को अकाउंट्स में करने से पहले उसका आपको बाज़ाबिता एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, आपको वो वेरीफाई होना चाहिए, हाँ वाकई में ऐसा हुआ है, वरना हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मैंने पहले दिन क्या कहा था, जो भी फिगर्स वहां पे लिखी होती है ना, ये कोई नंबर्स नहीं होते। बात समझ आ रही? ये पैसे होते हैं, इसमें ईंच नीच हो गया ना तो अकाउंटेंट अकाउंटेबल बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही? आपको आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की अकाउंटिंग ही करनी, इसमें हर एक चीज को ध्यान से देखना पड़ता है। बात समझ आ रही? आप अकाउंट असिस्टेंट बनेंगे, आने वाले टाइम में आपको अकाउंटिंग ही करनी है। बात गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को देखना है, आपको गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जनरेट करते हुए देखना है, बिल्स बनानी है। बात समझ आ रही? तो अब वहां पे हर एक चीज का क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? For every entry which needs to be recorded in accounts, we need to have a source document. क्या बोलते हैं उसको? टर्म समझ आई यहाँ पे? क्या मैंने कहा? सोर्स डॉक्यूमेंट, एविडेंस। इसके फिर अलग अलग टाइप्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी एक हमारे पास चैप्टर है। बात समझ आ रही है? यहां पे जिम्मन ये हमें समझ आया कि यहां पे भी एक बाज़ाबिता सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके बेसिस पे हम वापस रिटर्न बैक अपने गुड्स करते हैं। किसको? सप्लायर को। उसके लिए हम क्या नोट बनाते हैं? बात समझ आई? आपको कभी पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है जब आप सप्लायर को रिटर्न गुड्स वापस करते हो। बात समझ आ रही? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेबिट नोट। क्या? और इस टर्म को हम बोलेंगे परचेज रिटर्न्स। क्या कहेंगे? सो परचेज रिटर्न्स जो है ना, जब आप माल का वापस रिटर्न करोगे उसको क्या आप सेंड करोगे साथ में? डेबिट नोट। ये डेबिट नोट है क्या बेटा जी? ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो एक्ट करता है एज एविडेंस और प्रूफ। बात समझ? आपके पास भी ये रिकॉर्ड रहेगा कि आपने ये माल वापस रिटर्न क्यों किया है। बात समझ आई? क्या नाम है इसका? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अब क्या हुआ, जो माल हमने पहले खरीदा था, बात समझ आ रही, वो कैश पे खरीदा हो या क्रेडिट पे खरीदो, दोनों तरीकों में तो वापस करना। ऐसा मत है कि हमने क्रेडिट पे माल लिया है तो हम वजुम निमुत वापस करती, नो ऐसा नहीं है, आपको उस समय भी रिटर्न कर सकते हैं। बात आपको समझ आ रही? तो आप कैश पे हो या क्रेडिट पे हो। इसका दूसरा नाम भी याद रखिए, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं? आपको बात समझ आई? क्लियर? व्हाट वी कॉल इट एज रिटर्न आउट। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब कि जो माल हमने खरीदा था उसको किसी रीजन की वजह से हमने वापस रिटर्न किया। बात समझ आई? क्लियर? अब बात को गौर से समझिएगा। हमने अभी तक क्या देखा था बेटा? टोटल परचेजेस, और यू कैन कॉल इट एज ए ग्रॉस परचेजेस। हाँ, हमने ग्रॉस परचेज अभी तक इतना किया था। वो किसके बराबर था? वो था कैश परचेज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मुझे बहुत सारा, कल मुझे एक मैसेज कर था एक स्टूडेंट, ये डेबिट और क्रेडिट जो है ना, ये क्रेडिट और ये डेबिट, बात समझ आ रही? ये अकाउंट के दो हिस्से होते हैं। मैंने समझाया था जब टी फॉर्म में अकाउंट लेते हैं ना, ये क्रेडिट अलग चीज है, इसको इसके साथ मैच कभी ना समझो करे। क्रेडिट मीन्स मतलब वजुम कर्शर टर्म, ये क्रेडिट। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ कल मुझे एक ने पूछा ये डेबिट और क्रेडिट है ना, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस क्रेडिट इज समथिंग डिफरेंट। बात समझ आई? जब डेबिट और क्रेडिट की बात चलेगी तब हम इस क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, उधार वाले की बात नहीं कर रहे। वहां पे उस क्रेडिट का मतलब है अनदर साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट हैज गॉट टू साइड्स, वन इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड। जब हम ये बात करें ना, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट सेम
इसका मतलब अलग होगा, इसका मतलब अलग होगा। बात समझो, पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको ऐसे कंफ्यूजन होंगे कि ये क्रेडिट और ये क्रेडिट किस, ये क्या, ये वही है जो हमने कल पढ़ा डेबिट क्रेडिट? नहीं, ये क्रेडिट जी अलग होगा, ये क्रेडिट अलग होगा। ये सिंपल क्रेडिट हो गया जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, मुझे क्रेडिट पे ये चीज चाहिए। यहां पे जब अकाउंट की बात होगी तब इस क्रेडिट का मीनिंग अलग होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके। अब हमने क्या कहा, ग्रॉस परचेज किसके बराबर बेटा जी? यहां तक कोई इश्यू? आगे चले, अब हम देखते हैं आपकी टर्म आ गई नेट परचेजेस। क्या आ गई? नेट परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स या रिटर्न। वेरी गुड, ये चीज आपको याद रही, क्लियरली समझ आया बेटा? परचेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया होगा, बात समझ आ रही बेटा? हाँ, वन मोर थिंग, हाँ ये भी क्लियर कर लेंगे। हम तक हो गया। हम अकाउंटिंग में टर्म परचेज और बाइंग दोनों सेम नहीं है। बात समझ आ रही? कोई चीज खरीदना, ये और ये, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये परचेज का मतलब होता है वो गुड जो विद द इंटेंट ऑफ सेल आपने लिए हुए हो, जो चीजें खरीदे बेचने के लिए। हम माल खरीद रहे हैं किस लिए? अपने यूज के लिए। यहाँ पे जो ये बाई करोगे ना, यहाँ पे इंटेंशन ऑफ सेल, यहाँ पे आप कंज्यूमर होते हैं, यहाँ पे आपको कंज्यूम करना होता है अपने आप पे। ये समझ आ गया आपको? क्लियर? कभी लिखने में आता है, कभी बॉट, अगर ऐसा होगा लिख के बॉट गुड्स फ्रॉम फलानी, बॉट गुड्स फ्रॉम रहीम, कभी उसमें लिखा जाता है, लेकिन प्रॉपर टर्म ये बॉट गुड्स फ्रॉम रहीम रुपीज 5000। अब मुझे आप एक चीज बताइए, असल में आपने क्या किया? परचेज, गुड्स का कोई अकाउंट होगा नहीं, परचेज, और दूसरा क्या है? रहीम। मुझे आप बता सकते हो भाई रहीम क्या है? हाँ इंडिविजुअल है, लेकिन है क्या? मैंने अभी बताया नहीं, आप कर रहे ना, समझ लीजिए, आराम से घबराने की जरूरत नहीं है, क्या सकूं? ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम रुपीज, बॉट यहां पे हम लेते हैं ना जो गुड्स हमने खरीदे, हमने क्या नाम लिख दिया इसका? गुड्स। बात समझ आई? जब हम कोई ऐसी चीज भी खरीद सकते हैं ना, से फॉर एग्जांपल बॉट लैपटॉप फ्रॉम रहीम फ्रॉम रुपीज 5000, ये वैसे लिखा है। यहां पे क्या आपको कहा गया? नाम लिया गया, यहां पे क्या बताया गया? लेकिन ये नहीं पता क्या है। बात समझ आई? ये हो गया जो आपने डीलिंग आइटम खरीदा, इसका इंटेंट होगा कि आपको सेल करना है। यहां पे नाम लिया ना आपने, ये आपने एसेट खरीदा लैपटॉप, यहां पे क्या नाम लिया गया? जब हम लिखेंगे बॉट फर्नीचर या परचेज्ड फर्नीचर, तो नाम लिया गया, तो आप एसेट खरीद रहे हो, वो सेल पर्पस के लिए नहीं, वो बिजनेस में यूज करने के लिए, उससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी है। आपको बात समझ आई? जब हमें क्या लिखा गया? खाली गुड्स, गुड्स का मतलब, हाँ एग्जैक्टली, अब आपको बात समझ आई? जब हमें नहीं पता गुड्स जो है ना, वर्ड क्या यूज करूं? गुड्स, उसका मतलब आपने परचेज किया है विद इंटेंशन टू सेल। अब जब हमने लिखा ना नाम, ब्रॉट फर्नीचर, ब्रॉट लैपटॉप, ब्रॉट एसी, बात समझ आ रही? ब्रॉट टाइपराइटर, बात समझ आ रही? जब ऐसी चीजें आप खरीदोगे तो उस समय आप क्या कर रहे हो? आप एसेट्स खरीद रहे हो। आपको बात समझ आई? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? सो लैपटॉप खरीदना यहां पे क्या है? एसेट खरीदना। गुड्स खरीदना यहां पे मत एसेट खरीदना। हाँ एसेट तो ये स्टॉक की तरह बनेगा, लेकिन असल में तो ये खर्चे है ना, बिजनेस के एक्सपेंस। बात आपको समझ आई? क्लियर आपको? अच्छा जी, नेट परचेजेस क्लियर हो गया? नेट परचेजेस क्लियर? व्हाट इज नाउ नेट परचेजेस? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ओके, क्लियर? अब इसके बाद हम अब बात करते हैं, इससे जो एसोसिएटेड दूसरी चीज मैंने कही थी वो क्या है? सेल्स। क्या है? ठीक है ना? सेल्स ही वो जरिया है जिससे हम पैसे कमाते हैं, है ना? अगर हम सिंपल टर्म्स में याद रखें ना, हम सेल्स को ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो मेन ऑपरेशंस आपके बिजनेस के हैं ना,
उससे जो भी इनफ्लो होता है ना बिजनेस में, कोई एसेट या कैश के फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में, तो वो असल में रेवेन्यू होता है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? रेवेन्यू किसको बोलते हैं? सेल जो है ना, जो जिससे आप मेन सोर्स आपके अर्न करने का क्या होता है? रेवेन्यू। मेरी बात समझ आ रही? सो आप कमा रहे हैं, अभी तक आप खरीद रहे हैं, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की लिया, आपने एसेट्स खरीदे, बात समझ आ रही? अभी तक पैसे हमें यहाँ से जा रहे थे, हमने अब परचेज किए गुड्स, हमें माल लाया और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से भी पैसा चला गया। तो अभी तक हमें आउटफ्लो ऑफ कैश ही हो रहा था, आउटफ्लो ऑफ द मनी हो रही थी। अभी कोई चीज़ वहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से कोई चीज़ आना, वो किस पे डिपेंड करता है? जितनी ज़्यादा सेल्स होगी रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, ये समझ लीजिएगा, या इसका मतलब डायरेक्टली इनकम नहीं है। किसका मतलब? बात सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे, एक दुकानदार है, दिन में जो भी वो सेल करता है ना, कैश सेल मान लीजिए करता है या क्रेडिट सेल भी करता है, वो कैश सेल जो उसकी होती है ना, वो डालता है किस में? अपने इसमें ना, सेफ में या अपने ड्रॉर में। शाम तक वो सेल वहां तक जमा होती है। शाम को हम देखते हैं वो चेक करता है 50,000 रुपये जमा हुए होते हैं। क्या आप कह सकते हो ये 50,000 इसका प्रॉफिट है? अभी इसके साथ हमें एक्सपेंसेस को भी मैच करना है। बात समझ आ रही? अब जब एक्सपेंसेस इसके साथ हम जोड़ेंगे, उनका कंपैरिजन होगा, फिर जो बचेगा ना उसमें वो कहलाएगा प्रॉफिट और इनकम। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब क्या है? सेल ऑफ इनकम, सेल सिंपली क्या है? रेवेन्यू। एनी इनफ्लो ऑफ द कैश into your business, that is what is called as revenue। अब मेनली हम क्या कहते हैं? मेन ऑपरेशंस हमारे पास जो बिजनेस के होते हैं ना, वो यही गुड्स होते हैं। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपने यही शाम तक जो पैसा आपने जमा किया, ये आपको सेल हो गई, ये आपका रेवेन्यू है। अब कुछ यही पैसे आपने बैंक में जमा किए, बात समझ आई? उस बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट उसमें दिया, वो भी तो आपकी अर्निंग हुई ना, वो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन वो मेन ऑपरेशन से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन असल में आपकी क्या होती है? बात आपको समझ आ रही? मेन हमारी नजर इनकम को जनरेट करने की किसके ऊपर होती है? आपको बात समझ आई? क्लियर? अंडरस्टैंड हुआ? अच्छा, अब समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको समझाया परचेज अब क्या हैसियत रखता है अकाउंट्स में। ये तो एक्सपेंस है ना, क्योंकि परचेजिंग गुड्स जो आप करते हो, तो परचेज करते हो गुड्स को, वो एक्सपेंस है। अगर हम परचेज लैपटॉप करेंगे, वो हम एक्सपेंस नहीं मानते, वो हम एसेट मानते हैं। आपको बात समझ आ रही? अगर हम परचेज करेंगे फर्नीचर, एसेट है। परचेज करेंगे मोटर व्हीकल, मगर बिजनेस पर्पज के लिए। हर एक चीज किसकी हम बात कर रहे हैं? बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बात समझ आ रही कि नहीं? सो परचेज इज नाउ व्हाट? एक्सपेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो सेल अब क्या है? रेवेन्यू। बात समझ आए? अब प्रॉफिट मत कहेंगे अभी इसको, अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना, वो इस रेवेन्यू में से बाहर निकालने हैं, फिर जो बचेगा वो कहलाएगा आपका इनकम और प्रॉफिट। बात समझ आ रही? ये सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं। तो आप कह सकते हो आपका जो इनकम है ना, वो ऐसे होगी, रेवेन्यू माइनस, ठीक है? क्लियर हो गया? तो क्या बचा? ये है आमदनी, ये है खर्चा। आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी, तो क्या बना? अगर बोलेगा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो क्या है? सिंपल, वही ये लॉजिक यहां पे भी। बात समझ आ रही कि नहीं? अब देखिए, अब क्या कर रहे हो बेटा? सेल्स जब आपने परचेज को किया ना कैश में, और सेल ये ना क्रेडिट पे, तो सेल भी कर सकते हो ना क्रेडिट पे। कस्टमर को हम क्रेडिट पे, मैंने क्या कहा था? क्रेडिट जो है ना, ये लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस, इसको अगर डिनाई किया तो नहीं चलेंगे। तो आप अब क्या कर रहे हो? कैश सेल्स। और दूसरा टाइप सेल्स का क्या होगा? समझ आई बात? एक और टाइप का भी सेल होता है या परचेज का भी, उसको हायर परचेज कहते हैं, यहां पे इसको हायर सेल कहते हैं। ठीक है? हायर परचेज और हायर सेल, वो पॉइंट मैंने नहीं बताया, थोड़ा सा समझने के लिए। हायर परचेज भी एक टर्म है और हायर सेल्स भी एक टर्म है। बात आपको समझ आई? हायर सेल्स और हायर परचेजेस में क्या फ़र्क है? ये तो मिक्सअप होता है कैश का भी और क्रेडिट का भी। समझ लीजिएगा, आपको ये गाड़ी लानी है, ये फॉर एग्जांपल 5 लाख की है, ठीक है? आप इसके लिए डाउन पेमेंट 1 लाख करते हो और बाकी सारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में देते हो, है ना? तो इसमें आपने थोड़ा कैश भी पहले ही दिया ना। पूरी ट्रांजैक्शन तो ये कैश तो नहीं कहलाएगी, और पूरी ट्रांजैक्शन ये क्रेडिट बेस्ड भी। समझ आ रहा आपको? गाड़ी कितने की थी? इसमें आपने डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट मतलब जब आपको गाड़ी की पोजीशन दी गई ना, बात आपको समझ आ रही है? यहाँ जब आपको गाड़ी की पोजीशन दी गई, उस समय आपने कितना पे किया? 1 लाख। अब बचा कितना?
इस 4 लाख को आपको बोला जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स पे दे दो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बात समझ आ रही? अब उसके लिए फिर आप इसका ईएमआई भरते हो। बात समझ आ रही? तो अब आपने क्या किया, आधा क्या दिया, इसको मिल रहे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैश के भी हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्रेडिट के भी है। इसको हम क्या बोलते हैं आजकल मोस्टली ना इसी तरीके से खरीद जाते हैं जो महंगी चीजें होती है। बात समझ आ रही कि नहीं? अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? तो उनको भी फिर फायदा होता है। खरीदता जो है वो हायर परचेज, जो वेंडर इसको सेल करता है वो उसको हायर सेल्स का। ठीक, एक डिफरेंस है, हो सकता है पूछा जाए। अब हायर परचेज और नॉर्मल परचेज में क्या फर्क है, या हायर सेल में या हायर सेल में या नॉर्मल सेल में क्या फर्क है? ठीक है, पहले सिंपल टर्म्स में समझे। सेल्स के 2 टाइप्स, एक कैश सेल्स, दूसरी क्रेडिट सेल्स। बात समझ आई? तो उसके बाद हम अब टर्म किसको कह रहे हैं, इसमें मैं अभी और आऊंगा। हायर परचेज जब आप करते हैं, ठीक है, उस समय क्या आपको देखने को मिलता है, या हायर सेल जब आप करते हो, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। कुछ पैसा तो आप इन कैश पेमेंट कर रहे हो ना इंस्टेंटली, जब आपको वो चीज दी जाती है। बात समझ आ रही? और बाकी किस पे करते हो फिर, क्रेडिट पे। ठीक है, तो इसको दोनों फीचर्स में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हायर परचेज और हायर सेल। ठीक है, अब आप बात समझ लीजिए। देखिए यहां पे, अब मान लीजिए कि आपने जो मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी। अब हम अब एसेट की बात कर रहे हैं, गुड्स की मैं बात अभी ही नहीं कर रहा हूं। मुझे हायर परचेज पे ना ये गाड़ी लेनी है, तो मैंने यही से नाम लिया ना कार का। मैंने मत कहा हायर परचेज पे यूजुअली गुड्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। हायर परचेज पे गुड्स नहीं भेजे जाते, हायर परचेज पे एसेट्स को भेजा जाता है। हायर सेल पे हम एसेट्स को सेल करते हैं, हायर सेल पे हम नॉर्मल गुड्स को सेल नहीं करते। बात आपको समझ आ रही है? यही पॉइंट भी याद रखिएगा। क्लियर? अब देखो जी, जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए नॉर्मल आपने परचेज की एक गाड़ी 5 लाख की, ठीक है, और उसी समय आपने पेमेंट कर दी, तो है ना सारी, और हम यहां पे गाड़ी का नाम ले रहे हैं, गुड्स के साथ यहां पे ताल्लुक, हायर परचेज हायर सेल। ठीक है, तो आपके एसेट्स के साथ है। तो 5 लाख रुपए की क्या है, गाड़ी। अब आपने अभी क्या दिया, 1 लाख, वो क्या कहलाता है, डाउन पेमेंट। और अब 4 लाख बाकी है ना। बात आपको समझ आई? अब देखिए, जब भी हम कोई भी एक्सचेंज करते हैं, बात समझ आ रही, जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, इसमें आपको मैंने समझाया था ये 2 चीजें होती है। एक होती है पोजेशन, दूसरी होती है ओनरशिप। क्लियर? पोजेशन एंड क्लियर। नॉर्मली अगर इसका चीज अनाज, ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल कार खरीदी और पेमेंट कर ली। पहले ये गाड़ी किसकी पोजीशन में थी, पोजीशन मींस कब्जा, ये तो उस वेंडर की थी ना, मारुति उद्योग लिमिटेड से आपने दी, जेम कट से ली फॉर एग्जांपल। तो अब पहले ये उसके कब्जे में थी, और ओनरशिप भी किसकी थी, शाबाश। अब आपने पेमेंट की ना ये 5 लाख रुपए, तो पोजीशन भी किसके हाथ आई, हाँ, और इसमें हमारी ओनरशिप भी। बात आपको समझ आ रही है? क्लियर समझ आ रहा है? जब हायर परचेज होता है ना, हायर परचेज, उस समय आपको तो पोजीशन दी जाती है, लेकिन ओनरशिप अभी ट्रांसफर, ये है डिफरेंस। ओनरशिप आपकी तभी ट्रांसफर होगी जब आप पूरी पेमेंट करेंगे। इसके अपने रूल्स भी है हायर परचेज एक्ट का, वो हम नहीं, सिंपल यहां पे हमें ये बात आई थी, तो हो सकता है ये भी पूछा जाए, हायर परचेज और हायर सेल्स। हायर परचेज हायर सेल्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के खरीदने से, एसेट्स के बेचने से है। इसका ताल्लुक जो है, हाँ, हो सकता है वो जो हायर सेल करता हो, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं मारुति उद्योग लिमिटेड की, उसके पास जो गाड़ियां हैं ना, तो उसके गुड्स हैं, क्योंकि वो उनके साथ डील करता है ना। बात समझ आ रही? हायर सेल का एग्रीमेंट वो बनाएगा आपसे, लेकिन आप खरीदेंगे उसको एज एन एसेट बिजनेस के लिए, वो भेजेगा गुड्स। ये तो ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये वहां बताया फर्नीचर आप ले रहे हो तो ये एसेट है, आप गाड़ी ले रहे हो मोटर व्हीकल तो ये एसेट है। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बात यहां पे समझ लीजिएगा। फर्नीचर आपने लिया, आपने मोटर व्हीकल ली, बिजनेस के लिए आपकी क्या है, एसेट। अब जिससे आपने इसको खरीदा वो तो फर्नीचर वाला ही है ना, उसका डीलिंग आइटम ही फर्नीचर है। ये आइटम जो आप फर्नीचर की बात कर रहे हो, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए एसेट है, उसके बिजनेस के लिए तो ये गुड्स है कि नहीं? क्योंकि जो असली हमें देखना होता है डीलिंग आइटम क्या है। मेरी बात समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर वाला जो है खुद फर्नीचर खरीद रहा है, तो उसके नॉर्मल गुड्स कहलाएगा, है ना। अब आप खरीद रहे हो, आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, आपने लैपटॉप खरीदा, तो आपके बिजनेस के लिए जो लैपटॉप है ना, एसेट है। अगर आप स्टेशनरी के साथ डील कर रहे हो और आप स्टेशनरी खरीद रहे हो, तो वो क्या है, गुड्स। आपको समझ आया? क्लियर समझ आया? तो हायर परचेज हायर सेल्स, क्लियर। अब देखिएगा आप इसी को ना, सेल्स को थोड़ा सा, कौन सा आया, एक आया
दूसरा, यहां पे हम सेल्स की बात किसके साथ कर रहे हैं? हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, गुड्स, ठीक है। ऐसे लिखा होगा सोल्ड गुड्स। अगर लिखा है सोल्ड फर्नीचर, आपको नाम लिया ना, ये आपके बिजनेस का फर्नीचर जो है ना, ये एसेट था पहले, आपने इसको सेल किया। इसकी भी सेल हो सकती है, हो सकता है हमारा कोई पुराना एसेट है तो हमने उसको भेजा, नया एसेट खरीदा। समझ आई बात? सोल्ड गुड्स का मतलब सेल। यहां पे जब हम बोलते हैं, यहां इसको हम सेल्स कहते हैं। फर्नीचर को बेचने को सेल्स, जैसे कि फर्नीचर को खरीदने को हमने परचेजेस, उस समय हमने इसको एसेट का वर्ड यूज किया, और हम इसको सिंपली कह सकते हैं, हमने यहां पे क्या किया, सेल ऑफ एसेट। सेल्स टर्म यूज, सेल्स टर्म और परचेज टर्म किसके साथ होती है? और जो वो गुड्स जिनके साथ आप डील करते होंगे। आपको बात समझ आई? क्लियरली समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखिए, कैश सेल जो है ना, इसका मतलब ही समझ लिया आप अपने। जो अब सेल किसको पहले कर रहे हैं ये बताइए? कस्टमर को। वो बंदा कौन होगा वहां से? कस्टमर, ठीक है ना। कैश सेल्स पे क्या होगा? कस्टमर हमें देगा पैसे, कैश देगा, चेक देगा, ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा, व्हाटएवर, और यहां से हम उसको गुड्स देंगे। क्लियर? अंडरस्टैंड हो गया? तो आपने क्या किया? आपने सेल की, उसने परचेज किया। बात समझ आ रही? तो अब हम कस्टमर की बात करें, हम किसको सेल करते हैं? शाबाश। अगर कैश सेल होगी तो उस समय हमने उसी समय रिसीव किया होगा ना पैसा, और यहां से उसको क्या दिए होंगे? बात समझ आई? अब यहां पे भी आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट सेल्स। यहां से आप उसको क्या दे रहे हो? वहां से, लेकिन आप क्या ले रहे हो? प्रॉमिस, प्रॉमिस टू रिसीव मनी इन फ्यूचर। वो एसेट है ना। जैसे क्रेडिटर को आपने क्या किया? प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। वो क्या बनी? लायबिलिटी। कौन सी कैटेगरी की? करंट। और ये बनेगा करंट एसेट। अब यहां पे नाम जो इसके लिए मुकर्रर किया गया, वो कस्टमर जो उधार पे हमसे माल लेता है, उसी को हम डेटर कहते हैं। अब आपको बात समझ आ रही? क्लियर? अंडरस्टैंड हो गया? गुड्स के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं। अब मुझे हमें बताइए, डेटर कौन है? ये वो पर्सन है ना जिससे हमें आने वाले टाइम में पैसे रिसीव करने हैं। बात आपको समझ आई? क्लियरली समझ आया? तो ये असल में था ना कस्टमर, कस्टमर को लेकिन हमने टर्म यूज क्या किया? डेटर। बात आपको समझ आई? अब मुझे बताओ, आपके पास मत एक ही डेटर होगा, या इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं हमारे पास मत एक ही कस्टमर है, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। उन सारे कस्टमर्स को या उन सारे डेटर्स को कलेक्टिवली कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। अब आपको बात समझ आई? क्लियर? सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। कौन है अब ये वो सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे माल उधार पे लिया है। हाँ, कलेक्टिवली उनको सब। वरना डेटर 1, डेटर 2, डेटर 3, आपको कितने डेटर्स का रखना है? जब कलेक्टिवली उनको करेंगे ना, सन्ड्री। बात समझ आ रही? सन्ड्री डेटर्स के सन्ड्री डेटर्स। बात समझ आ रही? अब क्लियरली समझ आया? अब चलेंगे आगे। मुझे बताइए, अब जो ये सन्ड्री डेटर्स है, ये हम एसेट, करंट एसेट ले, करंट लायबिलिटी ले? शाबाश, ये करंट एसेट है। मुझे बताओ कि ये क्यों आपने करंट एसेट कहा? क्योंकि ये जो पैसे हैं ना, हमें पता है किसी तरीके से महीने, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 4 साल के लिए मतलब किसी को माल बेचेंगे। आपको बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो आप कह सकते हो ना कि हमारे पास अब जो टोटल सेल्स है वो क्या हो सकती है? दिन भर आपने जो टोटल सेल्स की, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है? क्लियर हुआ? आप जरा देख लीजिए, हमारे पास कुछ गुड्स जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं डील स्टेशनरी के साथ। हमने दिन में जो गुड्स भेजे, ठीक है, सेल्स हमारी है। पहले मैं कैश सेल्स की बात करता हूं, ठीक है। कैश सेल्स में मैंने फॉर एग्जांपल कोई आइटम ए है, ये मैंने फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज के 100 आइटम्स भेजे, 100 यूनिट्स मैंने इसकी सेल की। इसके लिए मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस इसका था ना, वो था 100 रुपीज़। तो आपने 100 किया तो कितना हो गया? 10,000। ठीक है ना? ठीक है। आपने कॉस्ट प्राइस कितना था? आप मत 100 पे ही भेजोगे, मान लीजिए आपने 120 में भेजा, तो आपका जो इसमें मान लीजिए इस समय प्रॉफिट हुआ 120 माइनस 100, तो आपने एक एक आइटम में कितना कमाया? शाबाश। अब माल हमने इसको भेजा, हमने इसको क्वांटिटी कितनी भेजी थी?
100 100 की क्वांटिटी हमने उसको भेजी, खरीदी थी कितने में हमने एक आइटम, 100 रुपये में, भेजा कितने में 120 में, तो हमें क्या हुआ, बात समझ आ रही। तो इसको हमने गुड्स दिए, उससे हमने पैसे लिए। तो मुझे बताओ हमें प्रॉफिट अब कितना हुआ होगा, ठीक है, कल कैलकुलेशन करके आपको निकाला, तो मान लीजिए आपने क्या लिया 2000, बात समझ आ रही। ये 2000 मेरे किस में होंगे, ये उसी पैसे में सेल्स में ही होंगे ना। जब मैं ड्रॉअर खोलूंगा इसमें तो सारी सेल होगी, तो मुझे इसमें से अपने 2000 भी है, वो मेरे प्रॉफिट के है। आपको बात समझ आ रही। ये जो ड्रॉअर है ना, दिन भर जो मैंने सेल की, अब लास्ट में मुझे शाम को क्या करना है, ये सारी सेल जो है ना, टोटल सेल्स कितने की हुई होगी जरा बताइए, 120 इंटू 100, बात समझ आ रही। लेकिन इसमें आपका कितना बचा है अपना, वो 12,000 हुआ होगा, 10,000 में खरीदा था, बात समझ आ रही। मेरे शाम को जब मैंने ड्रॉअर खोला ना, सारी बात अभी कैश सेल की हो रही है, मैंने ड्रॉअर खोला, ड्रॉअर में मेरे 12,000 है, ड्रॉअर में कितने, बात आपको समझ आ रही, ड्रॉअर में कितने। अब क्या मुझे बताओ 12 के 12,000 मेरी इनकम है, प्रॉफिट है, नहीं, इसमें से तो 10,000 जो है ना कॉस्ट में चला जाएगा, वो खर्चे में चले जाएगा, बचा कितना, वो 2,000 मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो मैंने प्रॉफिट कमाया। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, बात समझ आ रही। यही चीज है सेम, 100 में आइटम था, आपने 120 में भेजा, बात समझ आ रही। ये इसका जो है कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, और क्वांटिटी 100 है, बात समझ आ रही है। अब आपने वही 12,000 की क्या की, सेल्स, जिसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसका सेल हो गई 12,000, कॉस्ट में आपके पास कितना था 10,000। लेकिन अभी पैसे रिसीव, ये तो सारा उधार पे है। मैं ड्रॉअर खोल रहा हूं, ड्रॉअर खाली है। आज ड्रॉअर क्या है, इसमें प्रोमिसेस है, वो प्रोमिसेस भी होंगे ना, ऐसे वो मत दिखेंगे, बात समझ आ रही। अकाउंट्स के नाम आपको मैंने समझा, इसमें सिर्फ 12, इसमें मुझे सारी प्रोमिसेस लिखे, प्रोमिसेस 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 प्रोमिसेस, बात समझ आ रही। लेकिन हाथ में, मुझे बताओ क्या मैं ये 2,000 रुपए जो है ना, कितना कमाया था हमने इसमें 2,000, ये 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट है। जब मैं देख रहा हूं ना ड्रॉअर खाली पड़ा है, मुझे बताओ प्रॉफिट है कि नहीं है ना, मुझे बताओ प्रॉफिट है कि नहीं है। मैंने पहले तो कैश सेल्स के मैंने ड्रॉअर खोला, मैंने अमाउंट गिना 2,000 रुपए है। आज मेरे पास, मैं ड्रॉअर खोल रहा हूं, मेरे कुछ नहीं दिख रहा है, बताइए जी आप। हाँ। तो हमने ऐसे अर्न किए बिकॉज़ हम जो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेस्ड ऑन दी जब वो कर हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, इसमें भी हम प्रॉफिट कंसिडर कर, अगरचे के हाथ में नहीं पड़ा, बात समझ आ रही, लेकिन बात समझ आ रही, इसको एक्रिवल कॉन्सेप्ट कहते हैं, एक्रिवल कॉन्सेप्ट। ये ना समझना, मैंने पहले परसों भी कहा था, पैसे देने या पैसे लेने से कोई ताल्लुक ट्रांजैक्शन का, हमें देखना होता है कि कब वो ऑकर हुई है। क्रेडिट सेल्स, इससे प्रॉफिट डराइव होगा, अगरचे कि अभी हाथ में नहीं है, लेकिन एसेट तो दिखाना है ना मुझे, तब तक वो सन्ट्री डेटर्स के फॉर्म में। ये पैसे सारे 12,000 अभी किन के पास है, डेटर्स के पास है, लोगों के पास है, कस्टमर्स के पास है, जिनको अब हम डेटर्स कहते हैं। तो मुझे उनसे उम्मीद है ना कि वो मुझे पैसे देंगे। हम यहां पे प्रॉफिट को रियलाइज करेंगे, प्रॉफिट को रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बात आपको समझ आ रही है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि जब पैसे हम रिसीव करेंगे तब जाके उसको इनकम मानेंगे, जब हम पैसे देंगे तब जाके एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस में भी हमने यही देखा था ना, आपको बात समझ आई। तो क्लियरली आपको समझ आया टोटल सेल्स क्या है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब नेट सेल्स देख लीजिएगा अभी,